चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बता दिया था। अब देखिए इसके बाद वॉल्यूम में अगर चेंज आता है तो सब्सटेंस की डेंसिटी में भी चेंज आएगा, और इसलिए डेंसिटी का वेरिएशन भी हम यहाँ देखेंगे। अगर वॉल्यूम में चेंज आता है तो डेंसिटी में भी चेंज आएगा। तो अब क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहता है, तो फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू v इंटू रो। और इसमें m इक्वल्स टू v इंटू रो, तो यहाँ पर एक तो है v नॉट रो नॉट, और ये एक v और रो, यानी v नॉट रो नॉट डेंसिटी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और v और रो वॉल्यूम और डेंसिटी है 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो v नॉट रो नॉट इक्वल्स टू v रो। अब यहाँ से v नॉट रो नॉट और v की वैल्यू का फॉर्मूला हमने पढ़ा 1 प्लस गामा डेल्टा टी इंटू रो। तो v नॉट से v नॉट चला जाएगा, तो रो का फॉर्मूला आ गया रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा। ये फॉर्मूला आ गया। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। तो रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब इसमें अल्फा बीटा गामा जो होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल ऑफ द ऑर्डर, रफली बता रहा हूं, 10 टू दी पावर -5 या 10 टू दी पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, करीब करीब इस ऑर्डर के होते हैं। तो यहाँ पे पूरा जो टर्म है ना, गामा डेल्टा टी या अल्फा डेल्टा टी, ये वाला जो टर्म है ये काफी छोटा आएगा, क्योंकि टेम्परेचर में भी जो चेंज हम नॉर्मली देखते हैं 10 20 30 डिग्री तक, इससे ज्यादा नहीं। तो पूरा टर्म ही छोटा आएगा ये 1 के कंपैरिजन में। तो आप इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो ये 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1, और ये जो -1 है ये आगे आ जाएगा यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों को यूज कर सकते हो, लेकिन अगर पूछा जाए दोनों में बेटर कौन सा है तो पहले वाला है, क्योंकि पहले वाले में फिर फर्दर हमने एजम्पशन लिया, तब जाके हमें सेकंड वाला मिला। और कई बार ऐसे आंसर वहां होते हैं ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में से, कि एक आंसर इस वाले फॉर्मूले से आ रहा है मालूम पड़ा, और दूसरा आंसर इस वाले से आ रहा है। तो अब दुविधा की स्थिति हो जाती है बच्चे के लिए, डायलेमा, कि मैं कौन सा वाला फिर यूज करूं। तो प्रेफरेबली फर्स्ट वाले से जो आएगा वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है उसमें एजम्पशंस लेके हमने सेकंड वाला फॉर्मूला निकाला है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि फर्स्ट वाले से लिखो तो एक आंसर आ रहा है, और सेकंड से करो तो एक आंसर आ रहा है, और वो दोनों ऑप्शन जो है आंसर में, दोनों आंसर ऑप्शंस में दिए हैं। तो प्रेफरेबली फर्स्ट से जो आए वो आपको यूज करना चाहिए, ये मेरी एक एडवाइस है, ठीक है। तो इस तरह से ये डेंसिटी के 2 फॉर्मूले हैं, दोनों में से कोई भी वैसे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली फर्स्ट वाला। लेकिन अगर फर्स्ट वाले से आंसर आपका मैच ही नहीं कर रहा, चारों ऑप्शन में से कोई है ही नहीं, तो गो फॉर सेकंड वन, ये जो मैंने नीचे आपको बताया। और इसमें भी अगर आप इसके अकॉर्डिंग अगर डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन अगर आप देखेंगे तो वो इस तरह से आएगा, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप और डेंसिटी रो नॉट, ठीक है। स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, तो डेंसिटी कम होती जाएगी।
ठीक है, तो ये डेंसिटी का वेरिएशन आ गया। अब देखिए इसमें एक दो एग्जांपल प्रीवियस ईयर से मैं आपको दिखाता हूँ जो पूछे गए हैं और आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लास के टाइम को अभी हम डिसाइड कर लेंगे। अभी कुछ बच्चे कह रहे थे कंटिन्यूएशन में, वो मैं अभी क्लास इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर टाइमिंग का भी डिसाइड कर लेंगे। देखिए ये AIPMT का है तो पुराना क्वेश्चन, लेकिन ठीक सवाल है और ये पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। बच्चे भी कई बार मैंने देखे उनको डाउट रहता है, ऐसे सवाल को लेके आते हैं। ठीक है, तो आप इसको करिए क्या कह रहा है। और एक और इसी तरह का मिलता जुलता एक क्वेश्चन, और अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन से पहले, डेंसिटी को लेके एक चीज और याद आई मुझे। जैसे ये जो वेरिएशन है ये नॉर्मली ज्यादातर सब्सटेंस के लिए ऐसा होता है, हालांकि पानी का केस थोड़ा अलग है। पानी के केस में डेंसिटी का वेरिएशन इस तरह का नहीं होता, यानी लीनियर टाइप का नहीं होता। या हम इस एक्सप्रेशन को देखें, चाहे ऊपर वाला देख लो या नीचे वाला देख लो, दोनों एक्सप्रेशन से हम ये तो कह ही सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। लेकिन पानी के केस में ऐसा नहीं है। पानी की जो डेंसिटी है वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी नहीं करती। तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो डेंसिटी पहले बढ़ती है 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, और फिर 4 के बाद फिर से घटना शुरू होती है। तो ये खास चीज है जो आपको ध्यान रखनी है और कभी कभी काम भी आती है। तो ये अलग से यहाँ पे थोड़ा जगह इस क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन उससे पहले पानी का केस अलग है और उसको ध्यान रख सकते हैं। डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस decreases with increase in temperature, however in case of water density increases from 0 degree centigrade to 4 degree centigrade and then decreases। और इसका जो ग्राफ है टेम्परेचर के साथ पानी की जो डेंसिटी है वो ग्राफ इस तरह का है, और यहाँ ये जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है उस पर ये डेंसिटी है। और पानी की डेंसिटी आप जानते ही हो, अगर हम SI में लिखें तो 1000 kg पर मीटर क्यूब मैक्सिमम होती है। और क्योंकि पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पानी का जो वॉल्यूम है, अच्छा ये जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो वॉल्यूम का जो वेरिएशन है वो फिर उल्टा हो जाएगा। वॉल्यूम पानी का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे कम होगा। ठीक है, सबसे कम होगा। अब हालांकि बहुत ज्यादा चेंज तो टेम्परेचर के साथ नहीं आता, बट पानी की डेंसिटी आपको ध्यान रखनी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज्यादा होती है, और वही हम इसमें लेते भी हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में इसमें एक फिर सवाल पूछा जाता है कि 2 ग्लास पानी से भरे हैं। ध्यान से सुनिएगा, लिखाऊंगा नहीं, केवल बता रहा हूँ। 2 ग्लास पानी से भरे हुए हैं और दोनों में पानी जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। एक पानी को गर्म किया और दूसरे पानी को ठंडा किया, ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रख दिया, और एक को हल्का कुछ 10 डिग्री या 20 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म किया। दोनों ग्लास का शुरुआत में टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड था और दोनों पूरे ऊपर तक लबालब भरे हुए थे टिल द ब्रिम। ठीक है, तो पूछा जाएगा कौन से वाले ग्लास में पानी बाहर निकलेगा, जिसे गर्म किया गया उसमें या जिसे ठंडा किया गया उसमें? दोनों में। क्योंकि आप देख सकते हैं वॉल्यूम का जो ग्राफ मैंने बनाया उसमें वॉल्यूम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिनिमम होगा, दोनों ग्लास लबालब भरे हैं टिल द ब्रिम, तो ये वॉल्यूम 4 डिग्री गर्म करोगे वो भी बढ़ेगा और ठंडा करोगे वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों में ही पानी ओवरफ्लो कर जाएगा, बाहर निकल आएगा।
दोनों में। ये सवाल काफी पहले CPMT नाम का एक एग्जाम हुआ करता था यूपी स्टेट का मेडिकल का, उसमें आ चुका है बहुत पहले, लेकिन ये ऐसे ही थोड़ा सा जानकारी के लिए मैंने बता दिया। इसके अलावा पानी एक ऐसा लिक्विड है जो अदर लिक्विड के कंपैरिजन में टॉप टू बॉटम फ्रीज होता है, टॉप टू बॉटम फ्रीज होता है। ज्यादातर लिक्विड जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जमते हैं, जैसे किसी कंटेनर में भर के रखा हो तो पहले नीचे वाला जो होगा, टेम्परेचर का डाउन करोगे तो नीचे वाला जो लेयर होगी लिक्विड की बॉटम में वो पहले फ्रीज होगी, फिर उसके ऊपर वाली, देन उसके ऊपर वाली, एंड सो ऑन। लेकिन पानी एक ऐसा लिक्विड है क्योंकि उसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज्यादा होती है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उस पर कम होती है। तो पानी एक ऐसा लिक्विड है कि जो ऊपर से नीचे की तरफ जमता है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब बाहर का तापमान 0 के नीचे चला जाता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो होगा वो हल्का होगा एज कंपेयर टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी नीचे सेटल हो जाएगा और 3 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये पानी जैसे जैसे टेम्परेचर 4 डिग्री से कम कर रहे हैं, डेंसिटी कम होती जा रही है, तो पानी जो फ्रीज होगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी इन सभी में, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री सेंटीग्रेड वाले में सबसे हल्का पानी जो होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला होगा, तो वो सबसे ऊपर लेयर होगी। इसीलिए पानी सबसे पहले ऊपर की लेयर जमती है, उसके बाद उसके नीचे की, एंड सो ऑन। तो वाटर एक ऐसा लिक्विड है विच फ्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और अदर लिक्विड बॉटम टू टॉप फ्रीज होते हैं। और यही कारण है कि बड़ी बड़ी झीलें जब जम जाती हैं बड़ी बड़ी ठंडी जगह में, जैसे साइबेरिया हो गया, रशिया वगैरह जो ठंडी जगह है, या अपने इंडिया में ही जम्मू कश्मीर में डल लेक के बारे में आपने सुना होगा, टीवी पे हो सकता है, न्यूज में भी देखा होगा कि वो झीलें वगैरह जो जम जाती हैं तो भी उनमें जो एक्वेटिक लाइफ होती है, फिश वगैरह जो होती है, वो सरवाइव कर जाती हैं, क्योंकि नीचे ऊपर झील जम जाती है, नीचे उसमें पानी ही होता है, ठीक है, तो नीचे नहीं जमती, तो वो स्टिल सरवाइव कर जाते हैं, मरते नहीं है। वो ऐसे जीव जो होते हैं, फिश वगैरह या और भी जो एक्वेटिक लाइफ है, वो सरवाइव कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बात भी लिख सकते हैं, वाटर अनलाइक लिखना चाहिए, अनलाइक अनलाइक अदर लिक्विड, अनलाइक अदर लिक्विड, अनलाइक अदर लिक्विड्स, वाटर फ्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और इसको लेके आगे मैं जब थर्मल कंडक्शन पढ़ाऊंगा, हीट का लास्ट चैप्टर होगा, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा अभी कि पानी जो फ्रीज होता है उसका एक खास पैटर्न है, और टाइम को लेके और जो मोटाई उसकी फ्रीज हो रही है उसको लेके एक रिलेशन बनता है, उस पर क्वेश्चन बन सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही अच्छा एक रिलेशन आता है, वो फ्रीजिंग ऑफ आइस इन पॉन्ड करके मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, लास्ट चैप्टर होगा हीट ट्रांसफर हीट का, वहां पे मैं बताऊंगा, उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं, और एक बहुत ही अच्छा रिलेशन आता है, याद करने लायक फैक्ट होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल तो अभी आपको इतना ही लिखना है, अनलाइक अदर लिक्विड वाटर फ्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और उसका कारण ये है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी भारी होगा तो वो नीचे सेटल हो जाएगा, 3 वाला उसके ऊपर होगा, 2 वाला 2 डिग्री सेंटीग्रेड वाला और ऊपर होगा क्योंकि हल्का होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड वाला और हल्का होगा वो ऊपर होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला और ऊपर होगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे हल्का पानी होगा सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर की परत पानी में जमेगी। तो अनलाइक अदर लिक्विड मैंने लिखा है, यानी दूसरे लिक्विड की तरह नहीं पानी जमता, बल्कि कैसे जमता है, टॉप टू बॉटम, और अदर लिक्विड जो है वो बॉटम टू टॉप जमते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। मैं लौट रहा हूँ उसी क्वेश्चन पर। देखिए ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है और काफी बच्चों को डाउट भी रहता है, क्वेश्चन पूछना भी चाहते हैं। तो इसमें देखिए, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील आर अल्फा 1 and alpha 2 respectively when we take a brass rod of length L1 and a steel rod of length L2 at 0 degree centigrade, then the difference in their length L2 minus L1 will remain same at all temperature, ठीक है। L2 minus L1 का जो डिफरेंस है वो बदलता नहीं है, सभी टेम्परेचर पर सेम रहता है, ठीक। तो अब देखिए इसके लिए हम रिलेशन बनाएंगे। सबसे पहले L1 डैश हो गई मान लो लंबाई, और पहले लंबाई थी ये, और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ये,
और दिस इज डेल्टा टी। तो L1 डैश आ गया L1 और 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, ठीक है। और इसी तरह से L2 डैश वो हो जाएगा L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ब्रास और स्टील के दे रखे और इनकी जो लेंथ है L1 L2 दे रखी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और किसी टेम्परेचर T पर इनकी जो लेंथ है L1 और L2 डैश हो गई, और इनका जो डिफरेंस है कह रहा है क्वेश्चन में कि वो डिफरेंस बदलता नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन कह रहा हूँ, इसको सेकंड इक्वेशन कह रहा हूँ। तो L2 डैश माइनस L1 डैश अगर मैं लिखता हूँ, यानी सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस किया तो ये आ जाएगा, और ये L2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी। अब ये कह रहा है कि जो लेंथ का अंतर है वो बदलता नहीं, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेंथ का डिफरेंस ये था और 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये था, और ये कह रहा है कि ये डिफरेंस बदलता नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, सभी टेम्परेचर पे डिफरेंस वही रहता है। तो ये जो चेंज आया है और ये जो चेंज आया है वो बराबर होगा, और अगर बराबर होगा तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे L1 अल्फा 1 डेल्टा टी और L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी और डेल्टा टी कट गया, और व्हाट इज लेफ्ट इज L1 अल्फा 1 L2 अल्फा 2, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सो द करेक्ट आंसर इज ए। सो द करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका प्रीवियस ईयर से AIPMT का। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ प्रीवियस ईयर से ही JEE मेन का। देखिए, कह रहा है द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ ग्लास कंटेनर टू दैट ऑफ अ विस्कस, ये JEE मेन का क्वेश्चन है। विस्कस लिक्विड केप्ट इनसाइड द कंटेनर इज 1:4. What fraction of the inner volume of the container should the liquid occupy so that the volume of the remaining vacant space will be same at all temperature? ठीक है, यानी कि जो वेकेंट स्पेस है उसमें कोई बदलाव ना आए। ये तब पॉसिबल हो सकता है जब कंटेनर जितना एक्सपेंड किया है लिक्विड भी उतना ही एक्सपेंड कर जाए, ठीक है। कंटेनर में यानी कि जो चेंज हुआ है उतना ही चेंज लिक्विड में भी हो जाए, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले तो एक फिगर से समझेंगे सिचुएशन को। जैसे ये कंटेनर है और ये कंटेनर का वॉल्यूम लेट मैं कह रहा हूँ V1, और इसमें एक ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। और इस लिक्विड का जो वॉल्यूम है दैट वॉल्यूम इज V2, ठीक है। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो वेकेंट स्पेस है वो नहीं बदलता, यानी जो खाली जगह है ये वाला स्पेस नहीं बदलता, ये वाला। ये तब पॉसिबल होगा, मान के चलिए एक चीज और मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लो ये V1 की वैल्यू 100 cc है, लिखना मत, समझ लो, और ये 75 cc है, तो 25 cc वॉल्यूम खाली है, ये नहीं बदलना चाहिए। ये तब पॉसिबल है कि ये जो 100 cc है, मान लो ये बढ़ के 120 cc हो गया, यानी 20 डिग्री का चेंज, 20 cc का चेंज हुआ, तो ये 75 में भी 20 का चेंज होगा, 95 cc अगर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो फिर दोनों में जो डिफरेंस रहेगा वो अभी भी 25 का रहेगा। जैसे मेरी बात समझो, 100 cc था कंटेनर का वॉल्यूम, अब वो बढ़ के 120 cc अगर हो गया, और वॉल्यूम लिक्विड का जो था वो 75 cc था, उसको भी बढ़ के 95 होना पड़ेगा।
सो दैट इनका डिफरेंस 25 सीसी ही रहे। यानी कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि दोनों में जो चेंज आएगा, वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो बराबर होना चाहिए, वॉल्यूम बराबर नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम में चेंज बराबर होना चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आ गई हो? तो अब इसको मैं हटा देता हूं, और अब ये शुरुआत में वॉल्यूम V1 था और इसका वॉल्यूम V2 था, ऐसा मैंने माना। अब देखिए इसमें ये जो V1 है ये V1 डैश हो गया 1 प्लस गामा 1 डेल्टा टी। इसी तरह से ये V2 डैश हो गया और ये V2 1 प्लस गामा 2 डेल्टा टी। अब इसमें अगर मैं डेल्टा V1 निकालूं तो वो आ जाएगा आपका V1 गामा 1 डेल्टा टी। कैसे भैया? मल्टीप्लाई कर लिया V1 का V1 प्लस V1 गामा डेल्टा टी, तो डेल्टा V1 आ जाएगा V1 गामा डेल्टा टी। इसी तरह से ये डेल्टा V2 और ये आ गया V2 गामा 2 डेल्टा टी। और अभी मैंने कहा था कि जो चेंज होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, जिससे खाली जगह सेम रहे, जितनी पहले थी उतनी अभी भी रहे। तो मैं ये कह सकता हूं कि V1 डेल्टा V1 और डेल्टा V2 बराबर होने चाहिए। तो V1 गामा 1 डेल्टा टी और V2 गामा 2 डेल्टा टी बराबर होंगे। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहां से आप देखिए डेल्टा टी तो कट गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में कह रहा है रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द ग्लास। ध्यान रखना, ग्लास का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और विस्कस लिक्विड का, वो गामा 1 और गामा 2 का रेशियो की बात कर रहा है। ठीक है, वो गामा 1 और गामा 2 की वैल्यू 1:4 के रेशियो में है। अब कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इनर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर शुड द लिक्विड ऑक्यूपाई। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इनर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, यानी कि हमको ये निकालना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इनर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो ये देखिए गामा 1 अपॉन गामा 2 हमको दे रखा है और ये V2 अपॉन V1 हमको निकालना है। अब आपको समझना ये है कि ये V2 अपॉन V1 क्यों निकालना है, यही लाइन पे गौर करना है। कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इनर वॉल्यूम, तो ये ही तो घेर रखा है भैया, इससे V2 घेर रखा है। तो ये कह रहा है कितना घेर के रखे, कंटेनर के वॉल्यूम का कितना पार्ट घेर के रखे कि जो वेकेंट स्पेस है वो ना बदले। यानी V2 पूछ रहा है कि V2 V1 का कितना पार्ट होना चाहिए, फ्रैक्शन में बताना है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इनर वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम का मतलब अंदर, थिकनेस वगैरह आपको नहीं लेनी है। तो हमने ये V1 जो लिया है वो इनर वॉल्यूम ही है कंटेनर का। तो V2 अपॉन V1 निकालना है और आपको गिवन है गामा 1। ध्यान रहे कंटेनर का गामा 1 हमने लिया है और लिक्विड का, तो गामा 1 और गामा 2 का रेशियो 1:4 है और हमको निकालना है V2 अपॉन V1। तो हमारा आंसर 1/4 आ गया। तो राइट आंसर। किसी को कोई डाउट हो इसमें पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन। अब इसके बाद हम आगे आते हैं। कुछ और एक दो सवाल मैं अपनी तरफ से कराता हूँ। जैसे ये एक डिस्क है, ठीक है, और इस डिस्क में एक होल काट के निकाल दिया, डिस्क में से एक होल काट के निकाल दिया, और ये जो होल काटा है इसका डायमीटर D1 है और बाकी जो मटेरियल बचा है मेटल की डिस्क टाइप की है, तो बाकी का जो मटेरियल है वो यहाँ पे पूरा भरा हुआ है। ये इसमें मटेरियल पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें ये जो दिया है इसकी जो विड्थ है जहाँ पे मेटल है बचा हुआ है वो D2 है। तो क्वेश्चन ये है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर both
D1 and D2 increases. दूसरा, both D1 and D2 decreases. तीसरा, D1 decreases and D2 increases. और D1 increases and D2 decreases. ठीक है, ये एक अच्छा सवाल इसमें बनता है, जो अक्सर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे और कंफ्यूज भी करते हैं। ये एक मेटल की डिस्क थी और उस मेटल की डिस्क में से हमने एक और छोटी डिस्क काट के निकाल दी। जो बचा रह गया है उसमें ये जो डिस्टेंस दे रखे हैं D1 D2, उनके बारे में पूछा है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये जो डिस्टेंस है या जो लेंथ है D1 D2, हाउ दे विल चेंज। D1 D2 दोनों बढ़ेंगे, दोनों कम होंगे? बोलिए। both increases. बोथ इंक्रीजेस। अब देखिए, इसको लेके कंफ्यूजन थोड़ा बच्चों के दिमाग में, तो मैं एक आपको गोल्डन रूल बता रहा हूँ, आगे के लिए ध्यान रखना है कि इन जनरल, जैसे मैंने कहा ना कि हम प्लास्टिक रबर वाले केस डिस्कस नहीं कर रहे यहाँ पर, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाता है, तो कोई भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है। कोई भी 2 पॉइंट का मतलब कोई भी 2 पॉइंट। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि गर्म करेंगे तो होल छोटा हो जाएगा और जो थिकनेस है वो बड़ी हो जाएगी। कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं, होल बड़ा हो जाएगा और थिकनेस कम हो जाएगी। मैंने आपको एक रूल बता दिया, इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने में। जब भी आप गर्म करोगे, ध्यान रखना, जब भी गर्म करोगे लेंथ बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, या मैं कहूं कोई भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा। आप इसे कॉन्सेप्ट की तरह लिख सकते हो कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वेन एवर टेम्परेचर इज इंक्रीज, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑलवेज इंक्रीजेस। और ये बात लेंथ के लिए भी है, लेंथ भी बढ़ती है, एरिया भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है। इसी में एक और क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में। ये जो सामने फिगर देख रहे हैं, मैंने इसे डिस्क बोला है, मैंने इसको डिस्क बोला है, लेकिन ये डिस्क की जगह मान लो एक सॉलिड स्फीयर होता और उस सॉलिड स्फीयर में से काट के एक छोटा सॉलिड स्फीयर हम निकाल लेते, तो जो खाली जगह दिख रही है आपको अंदर, उसे हम कैविटी कह सकते हैं। कैविटी आप जानते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मैंने पढ़ाया था। तो वो कैविटी का जो डायमीटर है D1 हो जाता। तो फिर पूछा जाएगा कि बताइए क्या होगा इसमें अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि कभी भी टेम्परेचर बढ़ाओगे डिस्टेंस बढ़ेगा, डायमीटर यानी लेंथ बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और हर चीज का बढ़ेगा। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैविटी का साइज छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, बड़ा ही होगा। स्फीयर का भी साइज बड़ा होगा, कैविटी का भी साइज बड़ा होगा। और यहाँ समझने की बात ये है कि जो चेंज आता है, ध्यान दीजिएगा, जो चेंज आता है वो उसके साइज के प्रोपोर्शन में होता है। हाँ बोलो शिवा, हैंड रेज कर रहे हो शिवा? शिवा यू आर रेजिंग हैंड, कुछ पूछना है? अच्छा चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया कि कैविटी भी हो या कोई डिस्क हमने काट के निकाल दी हो, कोई भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट। तो कैविटी का साइज भी बड़ा होगा, स्फीयर का साइज भी बड़ा होगा। एक और यहाँ पे आपको नोटिस करनी होगी, जो डेल्टा एल या डेल्टा ए या डेल्टा वी हम निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला आया था, आपने लिखा ही होगा। तो यानी जो चेंज होता है वो चेंज यहाँ आप नोटिस करें, चाहे एरिया में हो, चाहे, बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ मैं, चाहे एरिया में हो, चाहे वॉल्यूम में हो, चाहे लेंथ में हो, वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। यानी कितना चेंज होगा, ये 3 फैक्टर यहाँ डिटरमाइन करते हैं। एक तो ओरिजिनल लेंथ क्या थी, या ओरिजिनल एरिया क्या था, या ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था। इसके अलावा अल्फा, बीटा और गामा, इनकी वैल्यू क्या है और कितना किया है टेम्परेचर में चेंज। यहाँ सबसे खास बात जो नोटिस करने की है वो है कि ओरिजिनल डायमेंशन क्या है।
यानी कि दो चीजें हैं, सेम मटेरियल की हैं, तो अल्फा बीटा गामा सेम हो गए, सेम टेम्परेचर चेंज किया, बट उनके डायमेंशन अलग अलग है, साइज अलग अलग है, तो जो बड़ा होगा उसमें ज्यादा चेंज होगा और जो छोटा होगा उसमें कम चेंज होगा। गौर कीजिएगा, हर चीज लिखाने की नहीं होती, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, हर चीज को लिखा नहीं सकता, इसलिए समझा रहा हूँ, कुछ चीजें माइंड में भी आपके होनी चाहिए, ठीक है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये नहीं कि मोबाइल खोल के आप बैठे हुए आराम से बैठे हुए हो, तो थोड़ा अटेंटिव होके बैठना होगा क्लास को, अगर मीनिंगफुल आपके लिए, आपको अगर क्लास को मीनिंगफुल बनाना है तो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, और आपको उतने ही ध्यान से सुनना होगा जितना ऑफलाइन में सुनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एल इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, और ये वीडियो मैं जरूरी नहीं अपलोड कर पाऊंगा क्योंकि मेमोरी का थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी इसमें लैपटॉप में है, तो हर वीडियो अपलोड करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको एक तो क्लास करनी होगी। देखिए बहुत सारे टीचर भी क्लास बंद करके बैठे हुए हैं, मैं आपका कोर्स पूरा कराऊंगा, आप कोर्स के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, और उतने ही ऑनेस्टली कराऊंगा और उतना ही डिटेल में कराऊंगा जैसा मैं पहले पढ़ा रहा था ऑफलाइन में। इसमें कोई भी 0%, 0.1% की भी कमी आप नोटिस नहीं करोगे, उतनी एनर्जी के साथ, उतना ही ऑनेस्टली आपका सिलेबस कवर होगा जितना पहले हो रहा था। किसी के भी मन में ये थॉट बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि हमने फीस दे दी और सर अब ऑनलाइन में ऐसे पढ़ा रहे। आपके माइंड में कोई इस तरह का थॉट अगर आता भी है तो उसका मेरे पे कोई इंतजाम नहीं है। हाँ, मैं ये है कि आपको एश्योर कर सकता हूँ कि उसी ईमानदारी के साथ, उसी ऑनेस्टी के साथ और उसी डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाऊंगा, पूरा टाइम दूंगा, समय से आपका कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। और हाँ, 2-4 दिन ऊपर भी जाता है तो आप ये ना सोचें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा ही कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चाहूँ तो मैं कोर्स को कट शॉर्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं नहीं करूंगा, चाहे 2 दिन 4 दिन फालतू लग जाए, वो आपकी चॉइस है। आपको लगता है कि सर नहीं हमें जल्दी करा दो, पर मैं बाकी बच्चों का भी मुझे ध्यान रखना है, सबका ध्यान रखना है, सिलेबस अच्छे से कवर हो, क्योंकि रोज रोज थोड़ी, कोई ऐसा थोड़ी है कि आज नहीं तो चलो कल पढ़ लेंगे, पूरी साल भर की आपकी मेहनत होती है, ठीक है। तो आपको अटेंटिव होके सुनना होगा। परिस्थितियां विपरीत हैं, आपके लिए भी मेरे लिए भी, और उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन, बट ऑनलाइन क्लास ही एक विकल्प है, इसके अलावा कोई नहीं। चोरी छुपे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे होंगे, मेरे ख्याल से सुना भी है मैंने, बट वो मैं नहीं कर सकता। आपकी सेफ्टी, मेरी सेफ्टी सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ रहेगी, ठीक रहेंगे तो आगे की पढ़ाई जारी रहेगी, ठीक है। तो मैं ना अपने आप को, ना मैं खुद को रिस्क पे नहीं रख सकता। और फिर दूसरा, गवर्नमेंट के जो रूल है दैट वी हैव टू अबाइड बाय देम, तो उनको फॉलो भी करना है इंस्ट्रक्शंस को। तो यही चॉइस है, आप कंटिन्यू करें। इस महीने हम कोशिश करेंगे, काफी कोर्स आपका हीट वाला पार्ट तो कंप्लीट हो ही जाएगा, और जिन बच्चों का लाइट छूटा हुआ था पहले कराया या दोबारा भी मैं करा दूंगा, तो जिनका लाइट छूटा हुआ वो भी मैं करा दूंगा। इसके बाद कोई भी कोर्स रहेगा नहीं किसी का भी, ये कहने के लिए नहीं कि सर हमने ज्वाइन किया था मॉडर्न फिजिक्स से, उससे पहले आपने लाइट करा दिया था, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है मॉडर्न फिजिक्स से तो पूरा कोर्स ऑफलाइन ही स्टार्ट हुआ, तो तब से हम हर चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके अलावा भी किसी का कुछ छोटा मोटा रह भी गया है, जैसे डायमेंशन वगैरह है, एरर वगैरह है, मैंने अपलोड कर रखी है यार यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, एरर, सिग्निफिकेंट डिजिट, डायमेंशन तो नहीं मैंने अपलोड किया, बहुत ईजी है, या कहोगे वो भी मैं डाल दूंगा, लेकिन मेन है एरर वगैरह, और वर्नियर स्केल, स्क्रू, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, एरर, सिग्निफिकेंट डिजिट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर है, वेक्टर मैंने डाल दिया है, मैथमेटिक्स है वो भी डाल दिया किसी का वीक हो। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने काइनेमेटिक्स से, क्योंकि हमने स्टार्ट किया तो उससे पहले हो भी चुकी थी, तो किसी का रह गया वो भी आप देख लेना। एनीवे, हम लौट आते हैं। तो मेरा कहने का पर्पज ये है कि आप पूरी एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हैं मेरे पढ़ाने के पेस में कोई कमी नहीं है। आप 11th के बैच के नहीं हो, टारगेट के बैच के हो, तो थोड़ा मेरा पेस जो रहता है पढ़ाने का वो आपको पता ही है, ये मेरा नॉर्मल पेस है जिससे मैं पढ़ाता हूँ, और उसी पेस से मैं ऑफलाइन में भी पढ़ा रहा था, उसी से ऑनलाइन में भी पढ़ा रहा हूँ। तो आपको एक तो अटेंटिव बैठना है। हर बच्चा ये डिमांड करे कि हर चीज का मैं वीडियो अपलोड कर दूं, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। यू हैव टू बी अटेंटिव, ठीक है। एक नहीं 4 बार पूछोगे, मैंने कह दिया है। अभी कुछ बच्चे डाउट के लिए पूछ रहे थे, अभी तो मैं कोचिंग वगैरह नहीं आ सकता, इस समय बहुत तेजी से स्प्रेड कर रहा है कोरोना, ठीक है। आपके जो भी डाउट हुआ करें भेज दिया करो, 2-2 एक-एक करके पूछते रहा करो, और मैं कोशिश करूंगा आप सबके क्वेश्चन को आंसर कर पाऊँ प्रॉपर टाइमली व्हाट्सएप पे, ठीक है। यही एक तरीका हो सकता है, और कोई चॉइस भी नहीं है। जब टाइम मिलेगा मैं आपको प्रॉपर रेस्पॉन्ड करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि डेल्टा एल इक्वल्स टू एल नॉट, डेल्टा ए इक्वल्स टू ए नॉट, और डेल्टा वी इक्वल्स टू वी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रपोज है, सॉरी इससे
कि डेल्टा एल एल नॉट के प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज्यादा लेंथ होगी एक्सपेंशन भी उतना ज्यादा होगा, जितना एरिया ज्यादा होगा एक्सपेंशन एरिया में उतना ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आएगा। तो अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक स्फीयर है और उस स्फीयर में एक कैविटी है, तो कैविटी का साइज छोटा होगा, तो कैविटी में जो एक्सपेंशन हुआ होगा, कैविटी में जो एक्सपेंशन हुआ होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू द एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ द, एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यानी डेल्टा वी। लेकिन अगर फ्रैक्शनल चेंज पूछ लिया जाता तो आप नोटिस करिए, अगर फ्रैक्शनल चेंज में निकालूंगा तो डेल्टा वी बाई वी नॉट में लिखूंगा एंड दैट विल बी गामा डेल्टा टी। तो फ्रैक्शनल चेंज या परसेंटेज चेंज दोनों में बराबर आएगा। ये दो अलग अलग बातें होंगी। एक अच्छा सवाल बन गया कि एक स्फीयर है उसमें कैविटी है या ये डिस्क है और डिस्क में एक होल पंच कर दिया, तो होल का जो वॉल्यूम, होल का जो एरिया में चेंज आएगा और डिस्क के एरिया में चेंज आएगा वो बराबर होगा। एक ऑप्शन दिया होगा, ध्यान से सुनोगे तो समझोगे। होल का एरिया और डिस्क का एरिया में जो चेंज आएगा वो बराबर होगा। ये स्टेटमेंट आपके हिसाब से सही हुआ या गलत हुआ? गलत। गलत, क्योंकि जो एरिया है, जो चेंज हुआ है एरिया में, वो डेल्टा ए नॉट के प्रोपोर्शनल है। बी और बीटा और डेल्टा टी तो सेम है, तो होल का एरिया कम है और डिस्क का एरिया ज्यादा है, तो बराबर चेंज नहीं होगा। इसी तरह से स्फीयर कह दें तो स्फीयर में फिर होल नहीं होगा, कैविटी बोलेंगे हम उसको। तो कैविटी का एरिया में जो चेंज आएगा और जो स्फीयर के एरिया में चेंज आएगा, क्या वो बराबर होगा? नहीं होगा। लेकिन लेकिन अगर फ्रैक्शनल चेंज पूछा जाता होल का और डिस्क का, या फ्रैक्शनल चेंज पूछा जाता कैविटी के वॉल्यूम में और स्फीयर के वॉल्यूम में, क्या वो बराबर होता? यस सर। हाँ, यही चीज समझनी है आपको, यही चीज समझनी है। और मैं बता रहा हूँ एकदम फ्रेश क्वेश्चन है, पढ़ाते पढ़ाते माइंड में आ गया। ऐसे बता कुछ और रहा था लेकिन क्वेश्चन माइंड में आ गया, तो एक अच्छा सवाल बन गया, एकदम बिल्कुल न्यू फ्रेश क्वेश्चन। अब होता क्या, बच्चा इस लैंग्वेज को इंटरप्रेट नहीं कर पाता और ये क्वेश्चन उसका फिर गलत हो जाएगा या फिर उसे छोड़ के आना पड़ेगा, बोले सर क्वेश्चन में कह क्या रहा है यही नहीं हम समझ पाए। तो वही मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, आप चाहे तो सकते हैं चेंज इन एरिया। फिलहाल तो मैंने इसको डिस्क बोला है, फिलहाल तो मैंने डिस्क बोला है, तो इसी के रेफरेंस में मैं कह रहा हूँ चेंज इन एरिया ऑफ होल एंड डिस्क are not same, are not same. However fractional change या percentage change, fractional और percentage change in area of whole, देखो होल के लिए अगर निकालेंगे तो फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा ए बाई ए नॉट आ जाएगा और वो बीटा डेल्टा टी के बराबर, दैट्स ए कांस्टेंट, तो उसी में से काटा गया होल। तो एरिया, चेंज इन एरिया ऑफ होल एंड डिस्क विल बी सेम। तो दो अलग अलग चीजें हैं, इसको लेके कंफ्यूजन हो सकता है। आप इसको नोट कर सकते हैं, एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है, इस तरह का क्वेश्चन बना देगा इसी पर। अब इसी में अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो अगला क्वेश्चन इसी तरह का मैं दे रहा हूँ। माइक अपना म्यूट कर दिया करो, मैं पढ़ा रहा हूँ, माइक को म्यूट कर लो क्योंकि डिस्टरबेंस आता है। पुष्पेंद्र माइक म्यूट कर लो अपना, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर, उम्मीद है आप इसको सही आंसर कर पाओगे क्योंकि पिछले क्वेश्चन को कई बच्चों ने आंसर नहीं किया था, लेकिन अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको आप जरूर सही आंसर करोगे। ये एक प्लेट है और इस प्लेट में दो होल हमने पंच किए हैं, इस प्लेट में दो होल पंच कर दिए, ये छोटा एक बड़ा है, ये ए है डिस्टेंस, ये बी है होल में डायमीटर होल का, और ये सी है और इस वाले होल का डायमीटर डी है। तो with increase in temperature
in temperature. With increase in temperature, पहला A, B, C and D all increase. B ऑप्शन है A, B and D all decreases. फिर C ऑप्शन में A and C increases and B and D decreases. और D ऑप्शन में A and C decreases while B and D increases. क्या लगता है आपको क्या होगा? डी। कौन सा? ऑल इंक्रीज। All डी। increases. ए वाला हो जाएगा। ए वाला हो increase. जाएगा। मैंने कहा कि जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑलवेज इंक्रीजेस। कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा, ध्यान रखिए। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे और एक दो क्वेश्चन मैं कराता हूं। ये एक क्यूब है और क्यूब में एक लिक्विड भरा है, एक ही लिक्विड है, लेकिन हमने कुछ इस तरह का सेटअप किया है, इस तरह का सेटअप किया है कि एक तरफ का टेम्परेचर T1 और दूसरी तरफ का टेम्परेचर T2 रखा है। और इसकी वजह से क्या देखा हमने कि जो लिक्विड है उसकी हाइट दोनों तरफ अलग अलग है। एक तरफ जो हाइट है लिक्विड की लेंथ वो L1 है और दूसरी तरफ की जो लेंथ है वो L2 है। टेम्परेचर डिफरेंट होने की वजह से डेंसिटी डिफरेंट हो जाएगी और इसलिए लेंथ भी डिफरेंट हो सकती है। तो आपको इसका गामा बताना है। फाइंड गामा ऑफ द लिक्विड। फाइंड गामा ऑफ द लिक्विड। नोट करने में टाइम लगा करे तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्लास के बाद फिर उसको कंप्लीट जरूर करो, क्योंकि रिवीजन के लिए अगर आपके पास कुछ बचेगा इसके बाद तो वो आपके नोट्स ही होंगे। देखिए इसके लिए आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था वो कॉन्सेप्ट आप चाहो तो यूज कर सकते हो। और मैंने आपको बताया था कि एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर बराबर होता है। अगर लिक्विड नॉन एक्सेलरेटिंग हो तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर P1 P2 अगर मैं कह दूं तो मैं ये कह सकता हूँ P1 और P2 बराबर होंगे। ये जो P1 है इसे लिखने के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। मान लो ट्यूब ऊपर से खुली हुई है, ऊपर से खुली हुई है, ओपन टू एयर है, तो यहाँ का प्रेशर तो हवा का P0 होगा। तो P1 को अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिखूंगा P1 की वैल्यू P0 प्लस रो GH। अब यहाँ की जो डेंसिटी है, इधर टेम्परेचर अलग है तो मैंने रो1 कहा, और G और लेंथ भैया क्वेश्चन में दे रखी है आपको L1। इसी तरह से दूसरी तरफ लिखेंगे तो P0 प्लस रो2 G और L2, और यहाँ P0 कट जाएगा, G और G भी चला जाएगा। रो1 की वैल्यू हम लिखेंगे, मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड की डेंसिटी रो0 थी, तो 1 प्लस गामा T1। डेल्टा T नहीं लिखा मैंने क्योंकि T1 -0 को
डेल्टा टी को T1 माइनस 0, तो हम उसको T1 कर सकते हैं और ये लेंथ L1। अब यहाँ पर दूसरी साइड में किसी को भी अगर कहीं कोई चीज समझ में ना आए बता देना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं वार्न करूंगा, मैंने जो डेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया पहले वाला किया, ध्यान देना सभी बच्चे ध्यान देना, मैंने पहले वाला फॉर्मूला 2 लिखाए थे, आपको याद है अभी डेंसिटी के 2 फॉर्मूले बताए थे, और मैंने कहा था पहले वाला ज्यादा सही है क्योंकि सेकंड वाला अप्रोक्सीमेशन से आया है, तो मैंने पहले वाला फॉर्मूला प्रेफर किया। और अब इससे जो आंसर आने वाला है वो अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो आंसर आएगा, और इसको आप करके देखिएगा सेकंड वाले से, सेकंड वाले में क्या होता, रो नॉट 1 माइनस गामा T1 आ जाता, और उससे जब सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा, और मैं अब इससे जो सॉल्व कर रहा हूं और अब जो आंसर आएगा, ये दोनों अलग आएंगे। मैंने कहा भी था कि दोनों फॉर्मूले से डिफरेंट आंसर आता है, और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन आपको किताबों में मिल जाएगा, और वहां अगर दोनों आंसर दिए हों तो जो मैं निकाल रहा हूं वो सही ज्यादा है, वो सही ज्यादा है, दोनों दिए हैं। हाँ, अगर ये मैं जो निकाल रहा हूँ ये वाला ऑप्शन आपको मिले ही ना, तो फिर आप परेशान मत होना, समझ जाना कि उसने आंसर जो निकाल के रखे हैं वो सेकंड वाले फॉर्मूले से निकाल के रखे। ठीक है, हमको गामा चाहिए था, तो गामा के लिए L1 T2 माइनस L2 T1, तो इधर आ गया, और ये आ जाएगा इधर फिर आपका L2 माइनस L1, तो गामा की वैल्यू ये निकल के आएगी। अब ये जो आंसर आया है आप गौर करिए, ये आंसर, ये वाला आंसर आपको वहां मिलेगा जरूरी नहीं है, मैंने कहा दोनों, एक आंसर इसमें ये भी आता है L2 माइनस L1, और ये L1 T1 माइनस L2 T1 टाइप का, इस तरह का आंसर भी आता है T2। ये नीचे का जो टर्म है ना, ऊपर का तो ठीक है, नीचे का जो टर्म है इसमें अंतर आ जाएगा, इसमें अंतर आ जाएगा L1 T1, L1 T1 ऐसे करके आएगा, और यहाँ पे हमारे आंसर में आ रहा है L1 T2 माइनस L2 T1। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना ये है, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट वाला ज्यादा सही है, लेकिन अगर दिया ही ना हो फर्स्ट वाला तो फिर आप सेकंड वाले से निकाल के कर लेना, फिर आपका आंसर पक्का फिर वहां मैच कर जाएगा। दोनों दिए हो तो मैंने कहा ये सेकंड वाला है वो बेटर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया है, सेकंड वाले में अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, गामा की वैल्यू आ गई। इसके बाद देखिए और एक एग्जांपल, ये एक रॉड है और ऐसी ही 2 रॉड और लेके ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, ये हाथ से स्केच कर रहा हूँ, थोड़ा थिकनेस कम ज्यादा हो गई है, उस पर आपको गौर नहीं करना है। 3 रॉड हैं, और 3 रॉड में ये जो रॉड है इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट α1 और α1 है, जबकि ऊपर वाली जो है वो α2 है। तीनों की लेकिन लेंथ बराबर है, इसकी जो लेंथ है मान लो L है, इसकी भी लेंथ L है और इसकी भी लेंथ L है, और इस पूरे फ्रेम को, ये जो ट्राइंगुलर इक्विलेटरल ट्राइंगुलर फ्रेम है, इस फ्रेम को एक पॉइंट पर, यहाँ पर एक पॉइंट पे यहाँ इसको सस्पेंड कर दिया है, एक कील टाइप की है, उस कील टाइप की जगह पर लटका दिया है। इस फ्रेम का नाम मान लीजिए A B C, और ये जो कील है नेल, इसका नाम है D, तो ABCD, ABCD। ठीक है, ABCD, इसको ऐसे सस्पेंड कर रखा है डी पॉइंट पे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस BD बदलता नहीं है। टेम्परेचर is increased, then
distance BD remain unchanged. If temperature increase, then distance BD remain unchanged. Then अब 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला ऑप्शन है α1 2 α2 के बराबर, या α2 2 α1 के बराबर, α1 4 α2 के बराबर और α2 4 α1 के बराबर है। ये आपको निकालना है, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बी और डी के बीच में जो डिस्टेंस है वो बदलता नहीं है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों की साइड की लेंथ बराबर है, तीनों साइड की लेंथ बराबर है, और टेम्परेचर बढ़ाने पे बी डी नहीं बदलता है। तो इनके जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उनमें क्या रिलेशन आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। अब जैसा कहा है क्वेश्चन में उसके हिसाब से हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि इसमें एक्सपेंशन तो पक्का हुआ होगा, लेकिन ये एक्सपेंशन कुछ इस तरह से हुआ होगा कि ये वाली जो रोड है उसकी लंबाई मान लो ऐसी, और ये जो बी पॉइंट अपनी जगह पे रहा, लेकिन ओवरऑल ये ऐसे पहुंचा होगा। तो आप अगर देखो ध्यान से तो ये ट्राइंगुलर फ्रेम बड़ा तो हो गया, बड़ा हो गया, साइड AC भी बड़ी हुई, BC भी बड़ी हुई, आपको दिख रहा होगा AB बड़ी हुई, लेकिन ये जो डिस्टेंस है दिस हैज नॉट चेंज्ड। ऐसा नहीं कि रॉड की लेंथ नहीं बदली है, तीनों रॉड की लेंथ बदली होगी, लेकिन कुछ इस तरह से चेंज हुआ होगा कि BD नहीं बदला। ये मैंने थोड़ा सा आपको गाइड कर दिया। अब इसमें अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो BD क्या होगा, जरा BD को निकालें, BD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा के अभी तो पाइथागोरस का अगर हम यूज करते हैं तो BD स्क्वायर विल बी L स्क्वायर माइनस L/2 का होल स्क्वायर, सो दिस इज 3L स्क्वायर बाई 4, 3L स्क्वायर बाई 4। ये तब है जब टेम्परेचर में चेंज नहीं। अब हम टेम्परेचर में चेंज करने जा रहे हैं, तो टेम्परेचर में जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, मान लो जो रॉड जो साइड है यहाँ पर, जो ये साइड है BC वाली और जो साइड है AC वाली, क्योंकि BC और AB तो एक ही जैसी है, तो किसी एक साइड को ले लेते हैं। तो जो साइड BC है, इस BC साइड की जो लेंथ है वो L थी, लेकिन अब बढ़ के L1 हो गई। BC साइड की जो लेंथ है वो L1 हो गई, और इसी तरह से ये जो AC साइड है इसकी लेंथ भी L थी, वो बढ़ के L2 हो गई, L2 हो गई। तो अगर मैं यहाँ पर L1 को लिखूंगा तो L1 की वैल्यू आ जाएगी L1 प्लस α1 T, T माइनस 0 को मैं T लिख रहा हूँ, T माइनस 0 डेल्टा T को T लिख रहा हूँ, और इसी तरह से ये आ जाएगा आपका L1 प्लस α2 T। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नई लेंथ BD को अगर हम निकालेंगे पाइथागोरस से, तो BD स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, BD स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। BC स्क्वायर का मतलब हो गया L1 स्क्वायर, और CD का मतलब हो गया L2/2 का होल स्क्वायर, L1 का स्क्वायर माइनस L2/2 का होल स्क्वायर। अब ये जो L1 का स्क्वायर है, यहाँ इसे हम लिख सकते हैं L1 प्लस α1 T का होल स्क्वायर, यानी ये, और इसी तरह से इसको अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा L1 प्लस α2 T/2 का होल स्क्वायर। पहले आप इतना नोट कर लो, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा फॉन्ट छोटा हो रहा है। अभी मैं इसको जूम करूंगा तो स्क्रीन के बाहर चला जाएगा, तो पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम करूंगा, क्योंकि ये फॉन्ट थोड़ा थिन हो गया है, आपको हो सकता है विजिबल ना हो रहा हो। पहले आप इतना नोट करिए, The B
जो भी आया हो अभी बस वही निकाल रहे हैं। कहीं पे भी कोई स्टेप समझ में ना आ रहा हो, कहीं भी आपको डाउट लग रहा हो, ठीक है, आप पूछिए। 2-1 दिन में मैं बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। अभी तो मैं लैपटॉप पे जैसे पढ़ा रहा हूँ, 2-1 दिन में बोर्ड पे मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। हो सकता है शायद आपको वो थोड़ा ऑफलाइन का थोड़ा थोड़ा फील आए। वो सेटअप मैं कर रहा हूँ, 2-3 दिन लग जाएंगे बस उसको। क्योंकि पता नहीं कितना समय लगे ये स्थिति बने रहने में। तो अभी मैंने कैमरा स्टैंड ऑर्डर किया है, घर से बाहर तो मैं निकल ही नहीं रहा हूँ। आज शायद आज या कल में डिलीवर हो जाएगा, तो घर पे ही मैं सेटअप वगैरह करूँगा। बोर्ड भी एक ला के लगाना है, क्योंकि कोचिंग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और क्योंकि लंबा ये चल सकता है, तो फिर जब ऑनलाइन ही पढ़ाना है तो बोर्ड पे ही पढ़ाते हैं। फिर देखते हैं जो भी कन्वीनियंट होगा बच्चों को। हाँ, नोट कर लिया क्या? चलिए, तो मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को जूम कर देता हूँ। अब देखिए, इसमें ये जो मैंने लिखा है मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आ गया होगा। अब इसमें आगे फर्दर हमें करना ये है कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आप लगा लो। देखो, इन सवालों में कभी भी थर्मल एक्सपेंशन के क्वेश्चन हुआ करे ना, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हमेशा तैयार रखो। उसकी वजह क्या है कि अल्फा और बीटा जो है ना, गामा, मैंने आपको पहले ही बताया था ये काफी छोटे होते हैं, तो इनकी वैल्यू 1 के कंपेरिजन में काफी स्मॉल आती है। तो जब भी कभी जरूरत पड़े, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आप हमेशा लगा सकते हैं। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हमेशा लगा सकते हैं, और वो आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। तो अब इसमें ये आप लिखोगे एल स्क्वायर 1 + 2 अल्फा 1 टी माइनस एल स्क्वायर बाई 4, और इधर 1 + 2 अल्फा 2 टी। इसको भी जरा ओपन कर लेते हैं, और ये एल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 1 एल स्क्वायर टी माइनस एल स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 अल्फा 2 अल्फा 2 एल स्क्वायर बाई 4 टी, ये आपका बी डी स्क्वायर है। और अगर बी डी स्क्वायर की वैल्यू आप ऊपर से देखो, क्योंकि ये बदला नहीं है, तो ये 3 L स्क्वायर बाई 4 है, तो ये बी डी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, और ये आपका 3L और इधर तुषार गोयल माइक ऑफ करो, साउंड आ रही है तुम्हारे घर से। 3L स्क्वायर बाई 4, और ये आपका एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4, तो ये भी आपका 3L स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। इसके अलावा इसमें से कुछ कॉमन जो आ सकता है वो है मैं इसमें से कॉमन अगर लूंगा तो 2L स्क्वायर टी तो कॉमन आ जाएगा, और इधर अल्फा 1 माइनस कुछ ठीक है, मेरे ख्याल से तो कोई गड़बड़ है क्या? पावर आगे आ जाएगी, और ये आ जाएगा आपका 2L स्क्वायर टी कॉमन ले लिया हमने, तो अल्फा 2/4। हाँ भाई, ठीक है, मुझे कुछ लगा है शायद थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो, मे बी एक बार देख लेते हैं ऊपर से। 2 आगे आ गया एल स्क्वायर, और 2 इसमें भी आगे आ गया, इसका स्क्वायर कर लिया, तो एल स्क्वायर बाई 4 एक तो ये आ जाएगा, और इसमें ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ठीक है मेरे ख्याल से तो ये कट गया, ये कट जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए, ये 0 = 2L स्क्वायर टी और अल्फा 1 माइनस अल्फा 2/4, राइट। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अल्फा 1 = अल्फा 2/4।
यानी कि मैं कह सकता हूँ अल्फा 2 4 अल्फा 1 के बराबर हो गया, अल्फा 2 4 अल्फा 1 के बराबर हो गया। ठीक है, एक ऐसा ऑप्शन भी शायद मैंने दिया था, अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 4 अल्फा 1। तो डी वाला आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। आप चेक कर लें। ठीक है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन, ठीक है। किसी का कोई डाउट आ रहा हो यहाँ तक आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास को मैं यहीं रोकूंगा। और रही बात टाइमिंग की, तो टाइमिंग में अगर आप चाहो तो हम चेंज कर